ज्योतिष जिज्ञासुओं, पिछले 2 सालों से हम लोग एक अपना प्रोग्राम केदार साहब की मेमोरी में केएमएल के रूप में करते थे। और इस बार दुर्भाग्यवश हमारे दूसरे पैटर्न श्री जस्टिस कपूर साहब भी हमारे बीच में अब नहीं उपलब्ध हैं। तो हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि अब अपने दोनों संरक्षकों की याद में मेमोरी लेक्चर सीरीज चलेगी, पर उसका नाम बदल के पीएमएल कर दिया, पैटर्न मेमोरी लेक्चर सीरीज। और अपनी इन दोनों ज्योतिष के महान हस्तियों को श्रद्धांजलि देने का एक तरीका यही है कि हम उनकी याद में उनकी ही चीज़ों को सहेज के रखें और उनके द्वारा जो उनके मन में इच्छाएं थी उसको पूरा करने की कोशिश करें। खासतौर से जस्टिस कपूर साहब, जब उन्होंने मुझे नोटा चैप्टर खोलने के लिए कहा था तो पहले दिन कहा था कि इट शुड बी सेंटर ऑफ एक्सेलेंस। पता नहीं उनकी मैं उम्मीदों में कितना खरा उतरा हूँ, पर कोशिश ये रही कि हर बार कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए ताकि हर जिज्ञासु को कुछ ना कुछ नया मिले वहाँ पर। इस बार के कार्यक्रम में अभी आज और कल 18 और 19, 26 को और 2 जुलाई को आप अनेक वक्ताओं को सुनेंगे। इस बार का थीम हमने रखा है नक्षत्र के आधार पर, कि नक्षत्र के ऊपर काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन भी है, कई लोगों की जिज्ञासाएं भी होती हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए थीम नक्षत्र पर रखा है। सारी वक्ताओं से अनुरोध किया है कि अपने वक्तव्य नक्षत्र के माध्यम से और नक्षत्र के आसपास ही कराएं वहाँ पर। और जैसे कि कपूर साहब और केदार साहब दोनों की छठी की स्टूडेंट्स को भी शामिल किया जाना चाहिए। तो पहले वाले में हमने क्विज करवाई थी, दूसरे वाले में एक नया करके डिस्क्रिप्टिव क्विज करवाई थी। इस बार एक नया प्रोग्राम सोचा है, वो है कि स्टूडेंट पैनल डिस्कशन या ग्रुप डिस्कशन कह सकते हैं। उसका स्वरूप अभी तैयार कर रहे हैं और सारे चैप्टर चेयरमैन से अनुरोध किया है कि आपको 3 कैटेगरी में है, तो आपके जो इच्छुक स्टूडेंट्स हैं उनके नाम हमको भेज दें वहाँ पर। अभी तक कम नाम मिले हैं। आप सबसे अनुरोध होगा, अगर वो सुन रहे होंगे आवाज़, कि वो सबको भिजवा दें नाम आपने वहाँ पर। डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल डिसाइड कि एलिमिनेशन राउंड रखना है या फाइल करना है। तो 3 जुलाई को डेडिकेटेड होगा स्कूल स्टूडेंट्स के लिए। अक्सर हम अपने चैंपियन वक्ता को सबसे अंत में सुनते हैं, और इस बार मजबूरी थी कि हमारे अध्यक्ष महोदय कहीं शायद बाहर जा रहे हैं और उनका आदेश और निर्देश दोनों ही था कि मैं इस बार पहले बोलूँगा। उनके आदेश को सिरोधार्य करते हुए हम लोगों को शुरुआत चैंपियन वक्ता से करनी पड़ेगी। और हो सकता है कि आप उनको सुनने के बाद बाकी के आने वाले दिन के प्रोग्राम भी कहीं ना कहीं उसको दिशाहित मिल जाएगी वहाँ पर। और उम्मीद करता हूँ कि अगर वो 3 जुलाई तक वापस लौट के आ जाएंगे या जहाँ भी रहें, वो अगर वो स्टूडेंट्स वाले प्रोग्राम में शामिल हो पाएंगे तो एक नई दिशा मिलेगी और नया मौसम मिलेगा। इन शब्दों के साथ ज़्यादा समय न लेते हुए और आपके और मुख्य वक्ता के बीच में ना आते हुए मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय शुक्ला सर से कि आप अपने वक्तव्य से सबको आज ज्ञान गंगा के द्वारा नवाजें और उनको आगे बढ़ाएं। आपका स्वागत है शुक्ला सर। सर अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। सभी को पुनः बहुत बहुत नमस्कार। और मैं प्रदीप चतुर्वेदी को विशेष धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने ऐसे अवसर पर इस सीरीज को रखा है जिससे एक साथ 2 काम हो रहे हैं। एक तो बहुत अधिक संख्या नहीं, लेकिन 1 या 2 लोग ये चाह रहे थे कि आईकास को क्लब में कन्वर्ट कर दिया जाए। इससे पहले भी एक महापुरुष थे, वो कहते थे गुरु शिष्य परंपरा क्या होती है, दिस इज जस्ट सिंपली टीचिंग। और मैंने कई बार तब भी कहा था, उसके पहले भी उनको याद दिलाया कि सन 82 में जब आईकास बनाने की बात शुरू हुई थी तो सबसे पहले यही बात सामने आई थी, इसको गुरुकुल जैसा बनाया जाएगा। और जब तक गुरु शिष्य परंपरा नहीं होगी तब तक किसी प्रकार का जितनी पवित्र विद्याएं हैं उनका पठन पाठन हो ही नहीं सकता। वो बात एक बार उठी, समाप्त हो गई। अब पुनः एक सज्जन ने कहना शुरू किया था, ये सब क्या होता है, इट मस्ट बी रन लाइक ए क्लब। मौलाना जी ने इस पे बड़ा सीरियस ऑब्जेक्शन किया था, लेकिन आज इस फोरम के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ
कि जिस पवित्र उद्देश्य से हम लोगों ने डॉक्टर बीवी रमन को ज्वाइन किया था कि ये गुरु शिष्य परंपरा बनी रहनी चाहिए और इस पवित्र विद्या का अध्ययन या अध्यापन तभी हो सकता है जब पूरी श्रद्धा से गुरु के प्रति श्रद्धा हो, समर्पण हो, तब सीखने की कोशिश किया जाए, तब संभवतः है विद्या हम उसके करीब पहुंचेंगे। कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, बिना श्रद्धा के ज्ञान संभव ही नहीं। किसी क्लब का प्रेसिडेंट, किसी क्लब के कोई फंक्शनरी के प्रति आप कभी श्रद्धा ला ही नहीं सकते। और अगर कल को ये बात मान भी ली जाए तो जो छोटे चैप्टर है जहां हर वर्ष 8 या 10 विद्यार्थी आते हैं, अगर इस परंपरा में चला जाए क्लब वाली, तो थोड़े दिन में फार्मर चैप्टर ज्यादा होंगे, स्टूडेंट्स कम होंगे वहां पर। तो ये प्रदीप चतुर्वेदी इसके साधुवाद के पात्र हैं कि उन्हें गुरु शिष्य परंपरा को जीवित रखा है। बिना गुरु शिष्य की बात बनती नहीं है। तो गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम एमा शित्रो वक्रोपि चंद्र सर्वत वंदते। टेढ़ा चंद्रमा भी जब आदि गुरु के सिर पर पहुंचता है तो वंदनीय बन जाता है। अच्छे गुरु के संस्कार, अच्छे गुरु की संगति हमें कहां से कहां पहुंचाती है। दूसरी विशेष बात यह है, हम सभी जीव जिस पवित्र विद्या को पढ़ना चाह रहे हैं, अगर भाषा के विज्ञान की दृष्टि से देखें तो जीव को कहा जाए जन प्रादुर्भावे, अर्थात जो अव्यक्त से अव्यक्त हो रहा है वो जीव है। तो बाय डिफिनीशन ही हम अव्यक्त से व्यक्त में आ रहे हैं उस अव्यक्त की ऊर्जा समझने के लिए, और उस अव्यक्त की ऊर्जा को जानने का एक ही माध्यम है, वह गुरु। अब वो गुरु कभी शंकरनाथ कपूर के रूप में आते सामने, कभी महेंद्रनाथ केदार के रूप में आते हैं। एक गुरु गुरु ही रहता है, कोई रूप आए, किसी स्वरूप में आए, और जब तक उस श्रद्धा से हम आगे बढ़ते रहेंगे। एक श्लोक है जिसको मैं प्रायः कोट करता रहता हूँ कि कोई भी ज्ञान आपको कब मिलेगा, उसके 3 ही कंपोनेंट हैं कि तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तो जब तक हृदय में श्रद्धा समर्पण होगा तब प्रणिपात होगा। प्रणिपात का अर्थ केवल दंडवत नहीं है, श्रद्धा और समर्पण है। और परिप्रश्नेन, अगर श्रद्धा होगी तो प्रश्न परिप्रश्न होगा, कभी अति प्रश्न या प्रश्न नहीं बनेगा। और सेव्या तो गुरु से कनेक्ट होना है। तो आज इन 2 विभूतियों के जाने के बाद भी जिस प्रकार से प्रदीप चतुर्वेदी उनको याद कर रहे हैं, ये उसी श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक है। इसके लिए पुनः मैं कहूंगा वो साधुवाद के पात्र हैं। वो उनके साथ में वेंकटेश शर्मा और पुराण वेड़ा चैप्टर, अगर इसी श्रद्धा और समर्पण से चलते रहे तो कोई कारण नहीं है कि हम लोग इस पवित्र विद्या के प्रचार और प्रसार में आगे बढ़ते न जाए। उद्देश्य केवल लोगों को रटाना नहीं है, उद्देश्य है इस पवित्र विद्या को लोग हृदयंगम करें, समझे कि विद्या है क्या, इसको क्यों कहा गया है। ये वेद के नेत्र है। वेद का नेत्र, जो शरीर में जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है आंख, चक्षु। और इसीलिए ज्योतिष को चक्षु की संज्ञा दी गई है। आप किसी ऐसे व्यक्ति देखिए जिसके आंखें ना हो, आप देखेंगे किसी की आहट देख बता देगा कौन आ रहा है, तो स्पर्श से बता देगा वो कौन है, और आसपास की आहट से बता देगा क्या होने वाला यहाँ पर है। कहने तात्पर्य है कि आंख वो इंद्रिय है जो बाकी इंद्रियों की शक्ति को ही अपने में समाहित कर देता है, और इसीलिए जब आंख नहीं होती है उसका कार्य बाकी इंद्रियां करने लगती हैं। और अभी कहा जाता है, जैसे कहेंगे देखो कौन आया है, आप आदमी जाके देखेगा, लेकिन शब्द प्रयोग के देखो, आपको कोई चीज चख के बतानी कि देखो ठीक ठाक बना है। ये देखना जो है चक्षु का जो कार्य है, मूल कार्य है। कारण इसका ये है, ये तेज है, अग्नि से है,
जो पंच महाभूतों के मध्य में है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। ठीक सेंटर में आता है अग्नि, जो इसका नित्य का प्रतीक है। और इसीलिए वेदांगों में ज्योतिष को चक्षु की संज्ञा दी गई है कि सभी वेदांगों का सेंटर है। एक बार मैं ज्योतिष छोड़ने का मन बना चुका था, लेकिन तब देवराह बाबा ने कहा था कि बच्चों, बहुत पवित्र विद्या है, छोड़ना मत इसको, दूसरा स्वरूप दे देना, नहीं छोड़ना मत। और उसी कड़ी में कांची शंकराचार्य जी ने मुझसे कहा, आप इसको अध्यात्म रूप दीजिए, लेकिन छोड़िए मत। और शायद यही कारण है कि आज भी मैं ज्योतिष जुड़ा हुआ, अन्यथा एक बार काफी अनासक्ति हो गई थी, इसको छोड़ने का मन बना लिया था। और उससे अच्छी बात यह है कि आज जिन्होंने विषय रखा है नक्षत्र, बहुत ही सुंदर विषय है। और इसके बारे में मुझे घटना याद आ रही है। सुमित्रानंद पंत हमारे छायावत के कवि हैं, और एक बार वो पूर्णतः बुद्धिजीवी, ओशो कहिए, आचार्य कहिए, रजनीश के पास बैठे हुए थे, और बातों बातों में एक अच्छी बात कही, अद्भुत बात कही कि अगर आपको पूरे भारतीय वांग्मय से केवल 12 नाम, 12 राशियों के प्रतीक चुनने हो तो किसको चुनेंगे? आचार्य रजनीश बुद्धिजीवी थे, उन्होंने थोड़े नेत्र बंद किए और कहा, बड़ा कठिन कार्य है, इतनी महान विभूतियां हमारे देश में हुई हैं, उन्हीं से 12 को कैसे छांटा जाए? परंतु आपने कहा है तो मैं प्रयास करता हूं। तो सबसे पहला नाम लिया उन्होंने कृष्ण। आशीष, अगर आप अवेलेबल हो तो आप दिखाते हैं, वरना मैं अन्यथा ऐसे पढ़ता रहूंगा। अगर हो तो लोगों की सुविधा के लिए दिखा दें तो अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले उनका कृष्ण, और उसके बाद में उन्होंने कहा आदि शंकर। ध्यान दीजिए किस क्रम में कहा, रामकृष्ण परमहंस, फिर मीरा, पतंजलि, गोरख, कबीर, बुद्ध, महावीर, नागार्जुन और कृष्णमूर्ति। सुमित्रानंद पंत प्रश्न किया कि बड़ा अजीब सा ऑर्डर है, और इन पूरे इतने बड़े हमारे आध्यात्मिक इतिहास से केवल 12 ही नाम अपने इस प्रकार से चुने। उनका इसका कारण है, प्रत्येक का कोई विशेष योगदान है, और इसीलिए मैंने राम को छोड़ दिया कि राम ने जो परंपरा थी वही निभाई, कबीर ने नई परंपरा स्थापित की। तो यहाँ पर मैंने वो लोग लिए हैं जिन्होंने लीक तोड़ करके नई परंपराएं बनाई। क्या ठीक है? लेकिन अगर आपको कहा जाए कि हमारे साथी प्रमुख ग्रह होते हैं, अगर इनको साथ में समाहित करना तो आप क्या करेंगे? आचार्य रजनीश से दोबारा नेत्र बंद किए, थोड़ा सोचा और फिर दोबारा बोलना शुरू किया, और ये 7 नाम दिए उन्होंने। पुनः प्रारंभ किया उन्होंने कृष्ण से ही, और कहा कि कृष्ण के अंदर रामकृष्ण, मीरा और नानक समाहित हैं, इसे इनको अलग से लेने की जरूरत नहीं है, कृष्ण के अंदर आ गए। आदि शंकर फिर भी वही रहेंगे, पतंजलि रहेंगे, गोरख रहेंगे, आपके महावीर रहेंगे, बुद्ध रहेंगे, और आपके इसके साथ में महावीर रहेंगे, और बुद्ध के अंदर ही ये नागार्जुन और कृष्णमूर्ति समा जाएंगे। इनको अलग से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उन्हें उचित है। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा और छोटा करूं और पंच महाभूतों के प्रति 5 ही नाम चाहूं, तब आप क्या करेंगे? उन्हें बहुत कठिन है। फिर भी एक प्रयास करता हूं, और उन्होंने 5 नाम ये दिए, कृष्ण, पतंजलि, गोरख, बुद्ध, महावीर कर दिया उन्होंने। और कारण बताया कि आदि शंकर जो भी हैं वो शंकर की फिलॉसफी समाहित हो जाते हैं, ऐसे ही कबीर गोरख की फिलॉसफी समाहित हो जाते हैं। सुमित्रानंद पंत फिर एक अजीब सा प्रश्न किया, अगर जो हमारा 4 पे संसार समाहित है, अगर केवल 4 ही लेने कहूं, चारों वेदों के प्रतीक, तब आप क्या कहेंगे? उनका बहुत कठिन है। फिर भी उन्होंने कहा कृष्ण, पतंजलि, गोरख और बुद्ध। और कारण बताया कि महावीर को बुद्ध के साथ ले सकते हैं, क्योंकि महावीर भी एक लंबी परंपरा का हिस्सा है। उन्हें अगर मैं 3 करने कहूं, उन्हें अब इससे आगे संभव नहीं हो पाएगा, इसको और आगे छोटा नहीं कर सकते। एक बार चर्चा हो रही थी तो किसी शरारती आदमी ने कहा कि ज्योतिष संदर्भ में बात की जाए विद रेफरेंस टू एस्ट्रोलॉजी, तो 12 राशियों के प्रतीक हमारे किन किन अंगों को आप
डालेंगे कि जो ज्योतिष के मूलभूत अंग हैं, ज्योतिष की बड़ी विधाएं हैं, लेकिन अगर केवल शुद्ध ज्योतिष समझना हो तो वो 12 कौन सी विधाएं हैं जिनको पढ़ के आदमी को ज्योतिष का पूरा ज्ञान हो जाएगा। मैंने कहा ये बड़ा कठिन प्रश्न है, कितनी सारी विधाएं हैं, उनके बीच से 12 को प्रमुखता देना बड़ा कठिन काम है, लेकिन प्रयास करता हूँ। फिर मैंने ये 12 नाम दिए। मैंने स्टार्ट किया नक्षत्र, देन ग्रह और भाव, दैट मीन्स भाव भी रहेगा और ग्रह भी रहेंगे, इकट्ठा लिया मैंने। फिर इसका मेदिनी ज्योतिष, अष्टक वर्ग, ताजिक, जेमिनी, गोचर, प्रश्न, षडबल, नाड़ी, दशा भुक्ति और योगाज। मैंने कहा ये इतने आदमी 12 अंग देख ले तो इसमें जितना ज्योतिष की विधाएं सभी आ गई। लेकिन अब फिर मेरे सामने और प्रमुख प्रश्न आया कि अगर ऐसा है तो इसको 12 से घटा, अगर 9 करना हो तो आप 9 किसको पसंद करेंगे? बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन प्रयास किया जाएगा। मैंने नक्षत्र को अजीत से रखा और ग्रह के भाव के अंदर मैंने कहा षडबल और अष्टबल समा जाएंगे। ग्रह भाव, मेदिनी, गोचर, प्रश्न, दशा भुक्ति और योग, इतना पढ़ ले आदमी साथ, तब भी काम चल जाएगा। अगला इससे भी कठिन प्रश्न आया कि अगर केवल 5 ही पढ़ना तो क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। मैंने अगेन कोशिश करते हैं, केवल 5 के लिए थोड़ा है तो और मुश्किल हो जाता है, लेकिन कोशिश करते हैं। नक्षत्र, ग्रह, भाव, प्रश्न, गोचर और योग, ये 5 पढ़ने से भी काम चल जाएगा। अगला प्रश्न है, अगर इनको केवल 4 में ही समाहित करना हो तब क्या करेंगे आप? बड़ा मुश्किल, 5 को 4 में किसको एक को छोड़ा जाए। बहुत सोच के मैंने सोचा, नक्षत्र है, ग्रह है, भाव है, गोचर है, पढ़ लिया, योग पढ़ लिया, तब भी काम चल सकता है। अगला प्रश्न है, अगर केवल 3 ही पढ़ने हो तब कौन कौन मुख्य इंपॉर्टेंट होंगे। मैंने नक्षत्र, ग्रह, भाव और गोचर, अगर 3 का भी ज्ञान हो जाए तो काफी ज्योतिष आपको आ जाएगी, आप अपना काम चला सकेंगे। अगला प्रश्न इससे भी कठिन आया कि अगर केवल 2 ही पढ़ना हो आदमी को, 2 से काम चलाना हो, तब क्या जरूरी है। मैंने कहा बहुत ही कठिन है, लेकिन फिर भी नक्षत्र और ग्रह भाव का भी ज्ञान हो तभी काम चल जाएगा। अब आया सबसे कठिन प्रश्न कि अगर केवल एक ही चीज से काम चलाना हो, सिर्फ एक, वो क्या चीज है जिसके बिना ज्योतिष का कार्य हो ही नहीं सकता है, उसको किसको देंगे। तब मैंने कहा निसंदेह केवल एक और एक, वो है नक्षत्र। बिना नक्षत्र के ज्ञान के आपकी ज्योतिष अधूरी है। तो नक्षत्र इज द बेस्ट। अगर नक्षत्र का ज्ञान नहीं है तो बाकी सभी बातें बेकार है। तो मुझे अत्यंत प्रसन्नता इस बात की, आज उसी नक्षत्र लेकर के प्रदीप चतुर्वेदी और नोएडा चैप्टर ने एक पूरी सेमिनार रख दी। तो ये मेरे विचार भी हैं, अन्य विद्वानों विचार भी हैं। जैसे कभी कहीं होता है मुझसे आपका नक्षत्र क्या है, उस नक्षत्र के संदर्भ में आपको किधर जाना है, किससे मित्रता करनी है, किससे विवाह कर सकते हैं, कौन सा काम कर सकते हैं, ये सभी बातें ग्रह से, ताराबल से, नक्षत्र के माध्यम से आ जाती हैं। अति दुर्गम काल, अति सुगम काल के लिए भी नक्षत्र की गणना अत्यंत आवश्यक है। यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा, जो पुराने राजर्षि होते थे वो राजा का नक्षत्र देखकर बताते थे इस महीने में ये 7 घंटे या ये 12 घंटे या ये 24 घंटे आपके बहुत कठिन है, इनमें कोई विशेष कार्य मत करिएगा। तो राजा का नक्षत्र, उसको डिफरेंट ट्रांजिट से देखते हुए पूरे महीने का गणना करके वो बताते ये आपका ये दिन जो है अति दुर्गम काल है। उस अति दुर्गम काल में भी 24 घंटे, 12 घंटे या कम से कम 6 घंटे जो अत्यंत कठिन प्रत्येक व्यक्ति आते ही आते हैं। अब ये निर्भर करेगा कि आपका नक्षत्र कौन सा है, उसके हिसाब से अति दुर्गम काल कितने समय के लिए आएगा आपके जीवन में। हर महीने में 6 घंटे का होगा, 12 घंटे का होगा या 24 घंटे का होगा। तो राजा लोगों को इससे बड़ी सहूलियत होती थी। और उसी पे बेस अगला प्रश्न आता था, तो अति सुगम काल कौन सा होगा मेरा। तो राज जोशी पुनः गणना करते थे कि राजन इस पूरे महीने में ये दिन इसके 6 घंटे या 12 घंटे उसी थ्योरी से या 24 घंटे बहुत ही अच्छे हैं आपके लिए, कोई कार्य करना चाहें आप सफल रहेंगे, आपको चिंता की आवश्यकता नहीं है। तो ये अति सुगम काल, अति दुर्गम काल की गणना भी नक्षत्र के माध्यम से ही हो सकती थी।
अब इसमें हम नक्षत्र की बेसिक डिफिनेशन देखते हैं। आश्चर्य लगा सकते हैं, लगा दें, अन्यथा मैं अपने आप से पढ़ूं। नक्षत्र की डिफिनेशन कैसे, नक्षत्र डिफाइन करते हैं हम लोग रूट के हिसाब से, क्लासिक तरीके से। नक्षत्र लगा रहे हो या नहीं लगा रहे हो? हाँ, आ गया। नक्षत्र को आप अगर संस्कृत से आप देखेंगे तो जो रूलिंग ओवर द नाइट, जिसका रात्रि के ऊपर साम्राज्य है, नक प्लस छत्र। इसके 2-3 रूट अलग अलग बनते हैं संस्कृत से, और मेरे ख्याल प्रमेय चतुर्वेदी इसको ज्यादा एंजॉय करेंगे जिसके अगले रूट आएंगे, लेकिन बाकी लोगों को सीखना चाहिए, जानना चाहिए। अगला लगाओ, अगली डिफिनेशन। हाँ, नक नाइट और छत्र डोमिनियन रूल, दैट इज नक्षत्र। इसको आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट देखते हैं इसका। नक्ष शब्द भी बनता है इसका रूट, टू रीच, तो कहीं पर पहुंचना है, चाहे ज्ञान की तह तक है या भौतिकता के तल पे है, उसका भी रूट है नक्ष, और जिससे बना तरह मूव करना, वो भी नक्षत्र है। नक्षति शोभाम गच्छति, स्थानात स्थानांतरम गच्छति वा नक्ष गतौ। तो जिसके माध्यम से ये सभी बातें जानी जा सके, जो वही मैं डिस्क्राइब कर रहा था, वो भी नक्षत्र है। नेक्स्ट, अत्र न क्षीयते क्षरते वा, वाचस्पत्यम से लिया गया है। अत्र न क्षीयते क्षरते वा, वो चीज जिसके माध्यम से उसकी स्थिरता का बोध हो रहा है। न क्षीयते क्षरते वा, क्षरण भी नहीं हो रहा उसका, न छीजन हो रहा है, वो चीज नक्षत्र है। नेक्स्ट लगाइए। और इसीलिए इसको नक्षत्र को देवताओं का एबोर्ड कहा गया है। इसको हटा दो आशीष ने, केवल बोला दो सिर्फ अहोरात्रे पासवर्ड, उससे सिर्फ लो, बाकी हटा दो। हाँ, अब ये हमारे प्रमेय जी बार बार पढ़ते हैं इसको, बहुत अच्छी इसको अनुभव कर सकते हैं। ह्रीश्चते लक्ष्मीश्च पतन्यो अहोरात्रे पासर्वे नक्षत्राणि रूपम अश्विनो व्याप्तम इष्टम मनिखाण अमुम मनिखाण सर्वम मनिखाण। तो एक और कहा गया ह्री और लक्ष्मी तो ईश्वर की पत्नी में बता दिया गया है, लेकिन डे नाइट दोनों उसके प्रभु की साइड है। और जो नक्षत्र हमारे हैं उसकी ब्राइटनेस है, उसकी शोभा है, और शोभा के साथ ही साथ में जो ज्योति आ रही है वो नक्षत्र से आ रही, उस अकाल पुरुष के अंदर है। जो महापुरुष है, विराट पुरुष है, जिसका था ततो विराट जायत विराजो अधिपुरुषा भी पर्यंत पढ़ रहे थे, उसके अंदर जिसके ब्रिलियंस आ रही है वो नक्षत्र से आ रही है। और यही नहीं, इसके माध्यम से ही हीलिंग की बात, ज्ञान की बात, डिजायर की बात, प्रसन्नता की बात, ये सब की सब हमें नक्षत्र के माध्यम से मिलेगा। विराट पुरुष की हम प्रार्थना करेंगे और नक्षत्र के माध्यम से ये हमको प्राप्त होगा। तो नक्षत्र रूट फॉर रीचिंग ऑल दिस, यानी आपके जीवन की ज्योति है, ज्ञान है, कामना की कितनी पूर्ति होगी, कितना सुख मिलेगा, ये सब का सब डिपेंड कर रहा है 1 and 1 नक्षत्र के ऊपर। नेक्स्ट, अब वाल्मीकि रामायण में थोड़ा सा देखिएगा कितना सुंदर बात कही गई, और इसके माध्यम देखेंगे कि उस समय पर नक्षत्रों की कितना इंपॉर्टेंस थी। बिना कोई और चीज देखे हुए स्ट्रेट एक बात कही, और ये पुष्य नक्षत्र की ब्यूटी बता रहे हैं। आद्य चंद्र इसको थोड़े दिन में कहा दिखा दिया था। अभी उपगता पुष्यान पूर्वा पुनर्वसु स्वपुष्य योगम नेता वक्षन्ते देव चिंतका। मून इज एंटरिंग द कांस्टेंट नोन एज पुनर्वसु व्हिच कम्स बिफोर पुष्यमी। अब ये पुष्य और पुनर्वस के बीच की बात हो रही है कि पुनर्वस आएगा उसके पुष्य आएगा।
They are just simply telling you the beauty of the Pushya. Therefore, astrologers informed that coronation ceremony can be fixed for tomorrow when the moon joins Pushya. यानी पुष्य नक्षत्र में राजाभिषेक होने के बारे में वशिष्ठ जी बोल रहे हैं और आगे बता रहे हैं पुष्य पुनर्वसु के बाद में आएगा। अभी मैं एक कॉन्फ्रेंस में था, वहां भी बात कही गई कि भारतीयों को तो समय का बोध ही नहीं था। हमने अगर बोध नहीं होता तो वाल्मीकि रामायण में इतने नक्षत्रों का विवरण कैसे आता? महाभारत चलो बात की बात है, लेकिन वाल्मीकि रामायण काफी पुरानी है और उस समय पर न केवल नक्षत्रों का विवरण मिलता है अपितु पुनर्वसु और पुष्य के बीच में क्या अंतर है वो भी स्पष्ट बताया गया है और राजाभिषेक के लिए पुष्य उचित रहेगा ये भी बताया गया। और यही नहीं, अगले श्लोक में इसी प्रकार से नक्षत्र एक वर्णन और सुंदर मिलता है। नेक्स्ट लगाइएगा। अब इसमें देखिएगा पुष्य की बात हो गई, रिपीट किया गया इसको और कहा गया है इसमें किंगडम देना श्रद्धा उचित होगा। इसी प्रकार से आगे एक और सुंदर वर्णन मिलता है कि राम कहते हैं कि आज फाल्गुनी नक्षत्र है, फिर क्लियर करते हैं पूर्वा उत्तरा फाल्गुनी दोनों नक्षत्र आ रहे हैं। आगे बढ़ेंगे हस्त नक्षत्र मिलेगा और हस्त नक्षत्र में जो हम काम करेंगे सफल होंगे, इसलिए आज हमें यात्रा पूरी कर लेना चाहिए ताकि हम हस्त में पहुंच सकेंगे। और हस्त की जो डिफिनेशन बताई गई है अति सुंदर है। आशीष हस्त की डिफिनेशन लगा पाएंगे? केवल हस्त की डिफिनेशन छोड़ दीजिए, ये हटा दी, केवल हस्त की डिफिनेशन लाइए, हस्त की, क्योंकि वैसी डिफिनेशन है सबको पता लगनी चाहिए कि हस्त को प्राइमरी का मतलब क्या था हस्त के बारे में। हस्त नक्षत्र कई बार होता है चीज सामने होती है, हम लोग जान नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं और ऋषियों ने इसके बारे में इतना सुंदर लिखा होता है, इसको जान लिया, समझ लिया और इसीलिए हमने कहा है संस्कृत का थोड़ा ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। जब संस्कृत का ज्ञान रखेंगे, शब्द के रूट पर जाएंगे और उस रूट के माध्यम से उसको जानने का प्रयास करेंगे तो आपको बड़ा स्पष्ट हो जाएगा कि ऋषि किस तरफ इंगित कर रहे हैं और अनेक नक्षत्रों के बीच में किस नक्षत्र की प्रामिनेंस है और क्यों है। जब तक आशीष हाँ लगा दिया और हस्त का हा प्लस ता दो को मिला करके बना हस्त। अब इसको आगे देखिए नेक्स्ट। हा माने तो नॉलेज, फिजिशियन, मेडिटेशन, यानी कि इसमें ज्ञान भी आ रहा है और वैदिक का काम भी आ रहा है, ध्यान भी आ रहा है, शुभता भी आ रही है, जल भी आ रहा है और इसका जो संबंध है हमारे रक्त से वो भी आ रहा है। शिव है, नटराज, महाकाल भी है। अब हस्त में जब इस हा के अंदर ता जोड़ देते हैं तो बनता है बुद्धत्व की प्राप्ति हो रही है, अमृत तत्व आ रहा है। तात्पर्य हुआ कि अगर हस्त नक्षत्र है जिस आदमी का, वो आदमी एक अच्छा वैद्य हो सकता है, अच्छा चिकित्सक हो सकता है। धनवंतरी भी का नाम भी हस्त है एक, और रखा इसीलिए गया हा प्लस ता जोड़ करके धनवंतरी अर्थ आ रहा है। तो हस्त नक्षत्र में अगर आप कोई भी अपना मेडिकेशन शुरू करते हैं उसमें सफलता के चांसेस बहुत अच्छे हैं। लेकिन राम अगली बात कहते हैं इसमें अमृत तत्व भी आ रहा है, तो वो कह रहे हम हस्त नक्षत्र में जाकर के प्रारंभ करेंगे इस युद्ध का, वहां पर रेडी हो जाएंगे। दैट मीन्स पूर्वा फाल्गुनी उत्तरा फाल्गुनी में हमें यात्रा पूरी करनी है ताकि हस्त के में हम वहां पर पहुंच जाएं जहां से हमें युद्ध करना है। अगर हमने हस्त में पहुंच करके प्रारंभ कर दिया हमारी विजय होगी। और उसके पीछे ये अमृत तत्व टू गेन, टू इम्प्रूव, टू रिकूपरेट, ये जो फीलिंग्स है सब इकट्ठी आ रही हैं और इसलिए राम ने हस्त नक्षत्र को ब्यूटिफाई किया। नाउ आशीष गो बैक टू प्रीवियस मंथ, जो पहले मंथ लगाया था आपने दूसरे नक्षत्र का, इसको हटा दिए। दूसरा मंथ पहले लगाया था आपने वाल्मीकि रामायण, लगा दिए इसको। हस्त काफी है, आगे जाइए। पिछला भी जो वाल्मीकि रामायण मंत्र लगाया था आपने, जब तो आशीष मंत्र लगा रहे हैं, आई टेक ए ब्रेक फॉर जस्ट 20 seconds।
नेक्स्ट लगाओ इसका अगला वाला, इसका अगला लगाइए, नेक्स्ट वन। हाँ, उत्तर दिवसे ब्रह्मण फलुग्निभ्याम मनीषिणा वैवाहिकम प्रशंसित भगो यत्र प्रजापति। अब यहाँ पर इन्होंने फाल्गुनी नक्षत्र के बारे में चर्चा की है। ये इसको मैंने इसलिए लगाया है कि फाल्गुनी के बारे में और इसके हस्त के बारे में जो एक कनेक्शन है वो बड़ा सुंदर है कि वो ब्राह्मण, that part of day as the best for wedding ceremonies when both of the pre-Falguni and post-Falguni stars are available, and on such a time where post-Falguni is ruling, this is the best day for progeny other things. तो राम यहाँ पे बताते हैं कि मांगलिक कार्यों के लिए तो ये फाल्गुनी ठीक है, लेकिन अगर कठिन कर्म करना है, युद्ध के लिए जाना है, तो यात्रा तो ठीक इसमें कर लीजिए पूर्व फाल्गुनी उत्तर फाल्गुनी के दौरान, लेकिन वहां पर पहुंच कर खेमा डाल करके हमें घोषणा करनी होगी हस्त नक्षत्र में। तो ये जो कनेक्शन है कि मांगलिक कार्य के लिए यहां तक रहिए, और अगला टर्न होते ही ऐसे कार्य जो कठिन कार्य हैं उनके लिए आप हस्त नक्षत्र का चयन करिए। ये विशेषता जो है जो वाल्मीकि रामायण टाइम चली आ रही है, कितना विशद ज्ञान था हमारे ऋषियों का, और किस डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ उन्होंने अध्ययन किया होगा, एक एक नक्षत्र की विशेषताएं ढूंढी होंगी, जो आज हम सब लोग आराम से बैठे इस पे कार्य कर रहे हैं। अब इस संदर्भ में एक चीज और कहना चाहूंगा कि नक्षत्र की विशेष उपयोगिता है किसी भी ग्रह की अल्टीमेट जो काइनेटिक एनर्जी है और जो लैटेंट एनर्जी है, यानी जो ऊर्जा सामने दिख रही है और जो गुह्य ऊर्जा है, उन दोनों बीच क्या संबंध उसको ढूंढना। और जैसा आप सभी जानते हैं, सभी ग्रहों के बीच जो सबसे मंद चलता है, शनैः शनैः चलता है, वो शनि है, और जो सबसे तेज चलता है चंद्रमा है। तो चंद्रमा और शनि इन दोनों का ही नक्षत्र में विशेष संबंध है। चंद्रमा जिस नक्षत्र होता है वो उसको हम अपना नक्षत्र बताते हैं, उसके माध्यम और गणना करते हैं। अभी मैंने कहा कि अति दुर्गम काल और सुगम काल की गणना हमारे जन्म नक्षत्र से ही की जाएगी, लेकिन शनि भी कुछ बताता है विशेष, जो और ग्रह नहीं बता पाते नक्षत्र के माध्यम से। शनि की एक ऐसी विशेषता है जो सभी ग्रहों से अलग है, और स्ट्रेट अवे शनि का संबंध नक्षत्रों के माध्यम से न जाता है। कुछ ऐसी विशेषताएं शनि की जिनकी लोगों को ध्यान नहीं जाता। जैसे मैं कहूं कि शनि कुछ नक्षत्रों पर जम कर जाता है, कुछ पे 2 बार रेट्रोग्रेड होता है, और शनि के रेट्रोग्रेशन का फल मुख्य कुंडली में कम दिखेगा। वास्तु पूरा सही इम्पैक्ट देखना हो तो आपको नवांश देखना पड़ेगा। एक ऐसा अद्भुत रहस्य शनि का जिस पे ध्यान कम लोग देते हैं। अगर नवांश देखेंगे तो देखेंगे शनि नवांश में पिछले रेट्रोग्रेशन के मुकाबले अगली जिस राशि में रेट्रोग्रेड होके पहुंचा हुआ है उनमें 4, 5 और 6 का संबंध होता है। बड़ी अद्भुत चीज है शनि की। यानी शनि रेट्रोग्रेशन देख रहे हैं आप, लेकिन नवांश में देख रहे हैं, और वहां संबंध बन रहा है कि पिछली बार अगली बार आएगा तो पिछली बार से चौथा होगा, 5वां होगा या छठा होगा। चौथा कभी कभी, 5वां बहुत, और छठा रेयरेस्ट ऑफ रेयर। तो जिनकी राशियों में ये छठा मूवमेंट मिल जाता है वो अद्भुत व्यक्तित्व बन जाते हैं। इससे पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ दिखाता हूँ। आशीष शनि वाले दिखाई लगा दीजिए। शनि जब तक लगा रहे हैं मैं आपको बता दूं
कि एक अद्भुत बात कही गई है कि नवित्तेन तर्पणीयो मनुष्य, कि मनुष्य कभी भी वित्त से संतुष्ट नहीं हो सकता और इसी हेतु उसको बारंबार दुख उठाना होता है। ये बात कठोपनिषद कही गई है। नवित्तेन तर्पणीयो मनुष्य, कितना ही धन मिल जाए मनुष्य संतुष्ट नहीं हो सकता है। तो मनुष्य को अपनी संतुष्टि के लिए शनि के माध्यम से ये जानना होता है कि कहां कहां से अपने को हम बंधन में लाएंगे ताकि प्रकृति के बंधन में न फंसे। मैं इस बात को फिर से कहूंगा, पहली बात जो कठोपनिषद बड़ा क्लियर कही गई, नवित्तेन तर्पणीयो मनुष्य, ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो कहे मुझे इतना धन मिल गया मैं इससे संतुष्ट हो जाऊंगा। जैसे जैसे धन आता है आदमी की तृष्णा बढ़ती रहती है। कम धन में शायद संतुष्ट हो जाए, लेकिन अगर धन बढ़ना शुरू होगा तो उसमें संतुष्ट नहीं आएगी। और इसके बारे में बड़ा ही सुंदर एक विषय मिलता है कि ऋषि याज्ञवल्क्य, उनकी दो पत्नियां थी, आप लोग जानते होंगे, कात्यायनी और मैत्रेयी। तो एक समय आया जब याज्ञवल्क्य सोचा कि बहुत देख लिया है, अब मुझे जाकर केवल ब्रह्म साधना करनी है और कुछ नहीं करना है। उन्हें जितनी संपत्ति थी और बहुत संपत्ति थी उनके पास, कि याज्ञवल्क्य उस समय के बहुत ही प्रतिष्ठित ऋषि थे, तो उनकी संपत्ति भी अकूत थी। तो उस संपत्ति के उन्होंने दो हिस्से किए और दोनों पत्नियों को बुलाया, कात्यायनी और मैत्रेयी, और दोनों को आधा दे दिया। कात्यायनी संतुष्ट हो गए, इसने पूरा धन का ठीक है मेरा हो गया कोई बात नहीं। लेकिन मैत्रेयी ने प्रश्न किया कि इस जो आप मुझे दे रहे हैं इससे मुझे क्या मिलेगा। याज्ञवल्क्य ने कहा कि संसार में जो भी तुम्हें सुख चाहिए वो इसके माध्यम से मिल जाएगा। मैत्रेयी ने प्रश्न किया, अगर यही था तो फिर आप इसको छोड़ क्यों रहे हो। याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया कि मुझे कुछ और चाहिए। तो मैत्रेयी ने बात कही बहुत ही सुंदर, एन अहम अमृता नस्याम, जिसके द्वारा मुझे भी अमृत तत्व की प्राप्ति नहीं होगी, किम अहम तेन कुर्याम, फिर मैं उसका क्या करूंगी। एन अहम अमृता नस्याम, जिसके माध्यम से मुझे भी अमृत तत्व मिलने वाला नहीं है, किम अहम तेन कुर्याम, फिर मैं भी उसका क्या करूंगी। याज्ञवल्क्य बहुत प्रसन्न हुए, कहेंगे तुमने अपने कर्म के बंधनों को आज काट दिया है। ध्यान दीजिएगा, जो याज्ञवल्क्य उत्तर है, तुमने अपने कर्म के बंधनों को काट दिया है और इसीलिए अब तुम अधिकारिणी हो गई हो इस ब्रह्म विद्या को जानने की, तुम मेरे साथ चलो। और जैसा कहा जाता है, फिर याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी दोनों ही वन की ओर चले गए और वहां बैठकर ब्रह्म साधना की। और इसीलिए आज भी हमारे जनमानस में मैत्रेयी का विशेष स्थान है। जो ऋषिकाएं हुई हैं, एक और गार्गी है और दूसरी मैत्रेयी, दोनों बहुत बड़ा नाम है। तो यहाँ पे बात आई, तुमने अपने कर्म के बंधन को काट दिए हैं। तो यहाँ याज्ञवल्क्य भी एक हल्का सा इंगित कर रहे हैं कि कर्म के बंधन को फंसने का कारण क्या है, हम लोग जानते हैं शनि है। तो शनि का कोई विशेष संबंध है नक्षत्रों से, जो और ग्रहों का इतना डायरेक्ट नहीं है। आज हम केवल उसको देखेंगे और प्रयास करूंगा कि मैं आपको बता सकूं कि कैसे कैसे क्या होता है। जितना टाइम अभी मेरे पास है, मेरे ख्याल अभी लगभग आधा घंटा मेरे ख्याल से तो पूरा हो जाना चाहिए। अब आप पहले देखिए इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं इस शनि की। लगाते रहिए भाई। आधा घंटा तो आप कह रहे हैं, बट आप चाहें तो आप आगे से ले सकते हैं, आपके ऊपर नहीं होता है। अगर आप कहेंगे तो बड़ी अच्छी बात है, मैं इसको पूरा ही कर दूंगा, फिर क्या बात है। क्योंकि मैं चाहता हूँ आज आपके और श्रोताओं के बीच में हम नहीं आएंगे, इसलिए मैंने अपने आप को वीडियो ऑफ कर लिया है ताकि मैं आपको दिखाई भी ना पड़ो बार बार। जी चलिए, तो मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि शनि का जो रेट्रोग्रेशन होता है वो 11 डिग्री से 15 डिग्री के बीच का जाता है, उसके बीच में आता है। और इसीलिए हम मूलतः कह सकते हैं कि प्रत्येक नक्षत्र पर शनि वक्री होता है। लेकिन इसके वक्री होने में एक बड़ी विशेषता है कि कई बार तो उसी नक्षत्र द्वारा वक्री हो जाएगा, कई बार अगले नक्षत्र यानी इस पे वक्री हुआ, अश्विनी हुआ फिर भरणी हो गया, कई बार होगा अश्विनी पे वक्री हुआ फिर अश्विनी वक्री हो गया, फिर भरणी पे वक्री नहीं हुआ और सीधे जाकर के वो कृतिका वक्री हो गया। तो ये जो क्रम कैसा है, पहले इसको देखता हूँ क्या इसमें है।
तो पहले पे ही 2 बार वक्री होने केसेस 7% के आसपास आते हैं, लेकिन दूसरे नक्षत्र पर 91% टाइम वो वक्री होता ही होता है, और बहुत थोड़ा सा परसेंटेज ऐसा आता है ये जम करके तीसरे पे चला जाए, उस पे वक्री हो जाए। तो ये 91, 7 और 2 मिला करके 100 हो गया पूरा परसेंटेज। अब ये दैट मीन्स कि 91 वाला तो आप मिलेगा। वो व्यक्ति विशेष होंगे जिनमें पहला वाला या तीसरा वाला मोमेंट शनि के वक्री होने का मिलेगा। कि शनि का वक्रत्व एक तो ऐसे कहा है कि शनि के बारे में बड़ी धारणाएं हैं, बहुत ही क्रूर प्लेनेट है, बहुत दुख देता है, और उसमें भी कहा गया वक्री हो गया, बहुत बली हो गया। उस वक्री शनि के अंदर भी अगर पहले वाला या तीसरे वाला होगा तो और वक्री हो जाएगा। नेक्स्ट, ये एक छोटा सा ग्राफ बनाया गया है इसको दिखाने के लिए, लेकिन इसको समझाने में ज्यादा टाइम खर्च हो जाएगा मेरे ख्याल से, इसके ज्यादा जरूरत नहीं है। अगला जंप कर जाओ। हाँ, ये ठीक है। तो एक बड़ी विचित्र सी बात पाई गई शनि के बारे में कि शनि जिसपे उसी पर बारंबार 2 बार वक्री होता है, वो नक्षत्र केवल पूर्वा फाल्गुनी से लेकर रेवती वाले नक्षत्र होते हैं। कि जब जब इन पे जाता है तो संभावना बन जाती है कि उसी नक्षत्र द्वारा ये वक्री होगा। तो जो वहां पर बात कही गई पूर्वा फाल्गुनी उत्तरा फाल्गुनी, राम भी कह रहे हैं वशिष्ठ भी कह रहे हैं, तो ये बता रहा है पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी दोनों कितने विशेष नक्षत्र हैं। और दूसरी बात अक्सर कही जाती है कि रेवती वाज नेग्लेक्टेड वाइफ ऑफ मून, यानी चंद्रमा अपनी पत्नियों में रेवती का ध्यान नहीं रखता था। तो ये देख रहे हैं कि रेवती का परिक्रम टूट रहा है, रेवती के बाद से नॉर्मल क्रम शुरू हो रहा है। यानी शनि के जो विशेष गुण हैं उनको आपने जांचना हो तो उसके नक्षत्र हैं पूर्वा फाल्गुनी से लेकर के रेवती तक के। इन नक्षत्रों के लिए शनि का विशेष मूवमेंट होता है। तो जिन लोगों की कुंडलियों में शनि वक्री है पूर्वा फाल्गुनी से लेकर के रेवती नक्षत्र के बीच में, उनको ये एग्जामिन करना चाहिए कि ये जो वक्रत्व आ रहा शनि का, ये किस कैटेगरी वाला है। मीनिंग देयर बाय नॉर्मल वक्रत्व आया है या स्पेशल वक्रत्व है जो 7% में जाता है। आप ये दिखाऊंगा इसको कैसे होता है। अगर वो 7% वाले ग्रुप में आ रहे हैं, दैट मीन्स दे आर बोर्न फॉर सर्टेन स्पेशल पर्पसेस। उनका जीवन किसी विशेष उद्देश्य को लेकर हुआ है, और जब तक उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं करेंगे वो जीवन में भटकते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे। और जिस दिन अपने उस पिछले जन्म से या पिछले कई जन्मों से जो उनका लक्ष्य रहा है उसके चल पड़ते हैं, जीवन में एक अद्भुतपूर्ण शांति आती है। कि शनि की विशेषता है जब शांति देता है तो विशेष शांति होती है। नित्यम योग रहता है, चाह आपको योग व्रत कर देता है, समाधि की अवस्था की ओर ले जाता है। अदरवाइज कहा गया तुष्टो ददास वैराग्यम दुष्टो हरे तक्षणात्, वो कष्ट भी भयंकर दे सकता है आपको। तो ये शनि का जो वक्रत्व है पूर्वा फाल्गुनी से लेकर के रेवती के बीच वाला, तो अभी इस स्टेज पे सभी नोट करें, इसकी आपको स्पेशल स्टडी करने की जरूरत है, ये नॉर्मल नहीं है। दूसरी बात देखिए, ये जो रिपीट होता है, अगर रिपीट हो रहा है तो ये चौथे चरण वाला ही होगा। अब आप देखते चौथे चरण में जब भी नक्षत्र हो, कोई ग्रह होता है किसी नक्षत्र के चौथे चरण में हो, दैट मीन्स अल्टीमेटली ये मोक्ष भाव की ओर ले जाने का प्रयास कर रहा है आपको। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि जब पूर्वा फाल्गुनी से लेकर के रेवती नक्षत्र के बीच में अगर शनि वक्री हो रहा है और उस नक्षत्र के चौथे चरण में था जब वक्री हुआ है, तो दैट मीन्स आपको बहुत ही विशेष प्रभाव देकर लाया है। ये जन्म विशेष जन्म है, और अगर जो कार्य आप कर रहे थे उसको करते रहेंगे तो निश्चय ही आपको शांति मिलेगी, आप मोक्ष की ओर बढ़ चलेंगे। लेकिन अगर ये अवसर मिलने पर भी आप भटक गए तो भयंकर कष्ट भी मिलेगा आपको। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। इसलिए ये शनि नवांश में 4, 8, 12 में जाएगा, त्रिकोण में जाएगा, और इसलिए ये आपको मोक्ष भाव के ले आने में सक्षम है अगर आपने उस बात को समझ लिया। नेक्स्ट चलिए।
सेकेंड मूवमेंट, यानी कि अभी शनि वक्री हुआ फिर भरणी हुआ, बिल्कुल यूजुअल, इसमें कोई विशेष बात नहीं है, ये होता ही रहता है। तो ऐसे वक्रत्व को आप साधारण वक्रत्व लीजिए, इसको विशेष ध्यान की जरूरत नहीं है। लेकिन जब कभी वो कुंडली आए जो विशेष वक्रत्व वाली है, प्रथम वाली या जंप करने वाली, उस पे ध्यान देने की जरूरत है। नेक्स्ट, अब ये मेरा तीसरा मूवमेंट, यानी जब एक नक्षत्र जंप करके आगे जा रहा है, इसकी भी एक विशेषता देखी गई है। ये मृगशिरा से अश्लेषा के बीच में नक्षत्रों में ही होता है। दैट मीन्स अगर आपका शनि मृगशिरा से लेकर के अश्लेषा तक के बीच नक्षत्रों में है और वक्री हुआ है, तो आपको इसको भी एग्जामिन करने की जरूरत है कि पहले कहाँ था ये, इसका पिछला वक्र देख आएंगे। और यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहूंगा, शनि अकेला ऐसा ग्रह है जिसके वक्रत्व को जानने के लिए आपको नक्षत्र देखना होगा, राशि नहीं। अगर केवल राशि से उसके वक्रत्व को पकड़ेंगे तो आप भूल जाएंगे, भटक जाएंगे। बाकी ग्रहों के लिए राशियां ठीक है, लेकिन शनि के लिए उसके वक्रत्व जानने के लिए नक्षत्र को जानना अत्यंत आवश्यक है। और इसीलिए मैंने कहा था, शनि जो दंडाधिकारी है, कर्म फलदाता है, उसका और नक्षत्रों का बड़ा अभिन्न संबंध है। तो अगर नक्षत्र को समझेंगे तो आपको शनि को समझना होगा, और शनि को समझना है तो नक्षत्र को समझना होगा। अब यहाँ पे बात है मृगशिरा से लेकर अश्लेषा के बीच के जो नक्षत्र हैं, तो जिस किसी भी कुंडली में आपको शनि इनमें वक्री मिलता है, आई क्लैरिफाई, जैसे मृगशिरा में वक्री हो गया है, आद्रा में वक्री हो रहा है, पुनर्वसु में है, पुष्य में है या अश्लेषा में है, इनमें अगर शनि वक्री है तो इस बात की पॉसिबिलिटी है वो जम करके आया हो सकता है। अब आप क्या करेंगे, अलमनक के जरिए से पता करेंगे कि पहले जो वक्री था किस राशि में, किस नक्षत्र में था। और अगर कंफर्म होता है कि नॉर्मल वक्रत्व नहीं है, ये थर्ड स्टेज वाली एक जम करके आया वक्रत्व है, जो 6% केसेस में केवल होता है, तो ये बहुत बहुत स्पेशल हो जाएगा। इस कुंडली को वो ध्यान से देखिए, शनि का प्लेसमेंट कहां पर है, किन किन भावों को प्रभावित कर रहा है, और ये शनि क्या कहना चाह रहा है। ये ने बता ही दिया है। These implied nakshatra are skipped. Interesting thing is that all except nakshatras are centered around Adra. That is 2 before and 2 after. Only 3 rashis will involve, that is वृषभ, मिथुन and कर्क। तो वृषभ, मिथुन और कर्क में जब शनि वक्री मिलता है, उसमें इमीडिएटली आप उसका नक्षत्र देखिए, और नक्षत्र के साइड बाय साइड आप अलमने के जरिए आप देखिए इससे पहले शनि जब वक्री था वो किस नक्षत्र में वक्री हुआ था। अगर आप देख रहे हैं जम करके आया हुआ है, तो ये आपके लिए राइट केस मिल गया स्टडी का। और अगर नॉर्मल केस में आया हुआ तो उसको नॉर्मल वक्री शनि ट्रीट करते हुए उसको चलने दीजिए, फिर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, अब दूसरी विशेष बात क्या रही है कि ये जो जंप करके आने वाला होता है, ये हमेशा पहले चरण में होगा। दैट मीन्स कि ये नवांश में आपको धर्म राशि से कनेक्ट कर रहा है, धर्म भाव से कनेक्ट कर रहा है। अब अगर धर्म राशि से कनेक्ट कर रहा है आपको ये, तो दैट मीन्स कुछ आपने कार्य विशेष करना है, उस कार्य की ओर चलेंगे तब आप आगे बढ़ पाएंगे। यानी आपका अर्थ, काम और मोक्ष तीनों के तीनों ही इस पे डिपेंड करेंगे कि इस बार आपको जो जन्म मिला हुआ है, इसमें शनि जिस भाव को प्रभावित कर रहा है प्लेसमेंट से, अपने एस्पेक्ट से, अगर उन सभी भावों को आप समाहित कर पा रहे हैं, एंड इन केस यू आर इन पोजिशन टू टेक एक्शन pertaining those particular भावास, फिर तो आप अर्थ, काम और मोक्ष तीनों की ओर आगे बढ़ सकेंगे, अन्यथा वहीं पे रास्ता ब्लॉक हो जाएगा। कि हमारे ऋषियों ने ये जो डिस्ट्रीब्यूशन किया है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये बड़ा अद्भुत विश्लेषण उनका है। ये ऐसे ही नहीं आ गया। नॉर्मल हालात में क्या होना चाहिए था, पहले अर्थ होता, फिर काम होता, फिर धर्म आता, फिर मोक्ष आता। लेकिन ऋषियों ने बहुत सोच करके
जो ऋग्वेद प्रारंभ होता है, और उस प्रारंभ में ही कह दिया कि अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋतुजम होतारम रत्नधात्मम। इसका जब विश्लेषण करते आप समझते हैं तो कहा गया पहले धर्म को समझोगे, और धर्म के माध्यम से ही जब आप अर्थ की ओर बढ़ोगे, फिर धर्म और अर्थ दोनों को जोड़ करके जब आप काम की ओर बढ़ोगे, धर्म अर्थ को कंबाइन करके काम की ओर बढ़ेंगे, तो ऑटोमेटिकली आप मोक्ष की ओर बढ़ जाएंगे। अगर धर्म का कंपोनेंट मिसिंग है, फिर आपका अर्थ और काम दोनों ही मीनिंगलेस हो जाते हैं। तो अगर अर्थ को और काम को मीनिंगफुल बनाना है, उसमें धर्म के कंपोनेंट को जोड़ना पड़ेगा। तो इसीलिए सबसे पहला शब्द डाल दिया अग्निमेडे पुरोहितम। और अभी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बताऊं, मैं कोई रिसर्च करा रहा था, वहां पर मैंने देखा गया कि पारसी लिटरेचर में क्लियर कहा गया है कि जो ऋग्वेद में कहा गया है अग्नि का पहला शब्द है, वही शब्द एज इट इज हमारी अवस्था में डाला गया है, अग्नि। हम भी अग्नि पूजक हैं। अभी अजय बैरान में वहां पे कुछ खुदाई वगैरह हुई है, और वहां से भी पता लगा है कि अग्नि की इंपॉर्टेंस जो ऋग्वेद में कही गई है, धर्म के बारे में जो बात ऋग्वेद में कही गई, वहां के कई खुदाइयों में एज इट इज मिली हुई है। तो ये जो हमारा कॉन्सेप्ट था धर्म अर्थ काम मोक्ष, जैसे जैसे हम और ये आर्कियोलॉजिक काम किए जा रहे हैं और अन्वेषण किए जा रहे हैं, ये स्पष्ट होता जा रहा है कि ऋषियों की बड़ी क्लियर धारणा थी कि धर्म अर्थ कामों इसी ऑर्डर में होना चाहिए, और इसी ऑर्डर में हमें इसको समझना होगा और आगे बढ़ना होगा। अगर इस क्रम को तोड़ देंगे तो सब चीज पूरी चेन टूट जाएगी। तो इसलिए ये जब कभी भी शनि नक्षत्र को जम करेगा, तो दैट मीन्स धर्म के क्षेत्र में कोई स्पेशल त्रुटि आपसे हो गई है। उस त्रुटि की ओर आपको इंडिकेट कर रहा है कि मॉडिफाई दैट, रेक्टिफाई दैट, अमेंड दैट। अगर आपने इसको रेक्टिफाई कर लिया, अमेंड कर लिया, तो आप आगे बढ़ सकेंगे। और इग्नोर कर दिया गया तो शनि अपना दूसरा रूप दिखाएगा आपको, जिसके बारे में पहले कह चुका हूं। नेक्स्ट, ये जब हमने कहा चौथा पांचवा छठा इन्होंने रेशियो दिखा दिया 30%, 60% एंड 10%। तो अभी जो मैं बात कर रहा था ये सिक्स्थ वाली, जो केवल 10% केसेस पाया जाता है। नेक्स्ट लगाओ। तो ये तो हम सभी जानते हैं कि बार बार कहा जाता है कि जब कभी शनि आपकी कुंडली में वक्री है, तो ये दिखा रहा है कि पिछले जन्म में कोई त्रुटि हुई है, कहीं पे थोड़ा सा मार्ग भटक गए, कहीं न कहीं पे चलते चलते लड़खड़ा गए, और शनि बता रहा है एक मौका मिलेगा आपको उसको रेक्टिफाई करने का। तो जब भी शनि वक्री है तो क्लियर इंडिकेशन है कि आपको एक अवसर दिया जा रहा है मामले को अमेंड करने का, मॉडिफाई करने का, रेक्टिफाई करने का। अंडरस्टैंड इट। और जब कभी भी नॉर्मल वक्रत्व हो रहा शनि का, तो ये साफ साफ बताया जाता है कि जो भी आपने त्रुटि हुई आपसे, उसके लिए आप स्वयं डायरेक्ट इन्वॉल्व थे। आपने जो भी किया सोच समझ के किया, आपने विवेक लगा किया, बेशक उस विवेक को गाइड करने वाला कोई साथ रहा जिसको आप अथॉरिटी मानते थे अपना, उस अथॉरिटी कहने पर किया, लेकिन आपका अपने विवेक का प्रयोग भी हुआ। ये शनि का वक्रत्व कहता है। और चूंकि आप विवेक का प्रयोग सही नहीं कर पाए, भटक गए, इसलिए एक अवसर दिया जा रहा है आपको, अब क्या रेक्टिफाई कर लीजिए, जो हो गया सो हो गया, आप ठीक कर लीजिए, अब कोई बात नहीं है। तो इसके लिए सबसे बड़ी मैंने बात अभी कही थी कि आपको शनि के इमीडिएटली देखना होगा D9 में। अभी मैं बात कर रहा D1 की और D9 दोनों में देखना पड़ेगा D1 D9 में क्या कह रहा हूं। और इसको एक बार मैंने कहने आप नहीं समझ पाएंगे कि D1 में नक्षत्र देखिए और D9 उसका प्लेसमेंट देखिए, फिर आप देखेंगे कि शनि किस प्रकार से एक्ट कर रहा है। जैसे मैंने भी कहा कि अगर नक्षत्र प्रथम चरण में है तो जाहिर वहां पर अब 159 राशि में ही जाएगा, चौथे चरण में है 412 में ही जाएगा,
ये तो सिंपल सा लॉजिक हो गया। लेकिन नक्षत्र का प्लेस, सॉरी D9 का प्लेसमेंट D1 के रेफरेंस में जब जोड़ेंगे आप, तो D1 दिखा रहा है काइनेटिक, अपरेंट, सामने सामने चलता हुआ, whereas D9 दिखा रहा है लैटेंट, छुपा हुआ है, गुह्य है, जिसको आपने सामने लाना है, इन ड्यू कोर्स सामने आएगा। और ये D9 वाला है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पेंट अप है, छुपा हुआ है, अब सामने जब कभी आएगा अपने बृहत रूप में आएगा, बहुत बड़े रूप में आएगा। उस बड़े रूप को समझना संभालना मुश्किल होगा। तो अगर D9 के रूप को पहले समझ लें कि मेरा शनि वक्री है और इस नक्षत्र पे है, इसका तात्पर्य ये हुआ, और D9 में यहाँ पर पहुंच गया है। तो उस D9 के रेफरेंस जब समझ लेते हैं तो ये बताएगा कि पिछले जन्म जो त्रुटि हुई थी उसका प्रकार क्या हो सकता है। मैं एक दो प्रकार दिखाने का प्रयास करूंगा, लेकिन ये केवल इंडिकेटिव होगा, एग्जॉस्टिव नहीं हो सकता। इसके लिए कम से कम मुझे 5-6 लेक्चर चाहिए होंगे, तब पूरा एग्जॉस्टिव बता पाऊंगा। लेकिन आज मैं एक आपको ट्रेलर दिखाऊं उसका, कि शनि को कैसे आप समझेंगे, और अगर समय मिल गया तो थोड़ी 1-2 हॉरोस्कोप दिखा करके अपनी बात को मैं कंप्लीट करूंगा। लेकिन आज इतना थोड़ा दिखा दूंगा कि शनि के वक्र को कैसे समझा जाए। नेक्स्ट लगा दो। मैं नबी देखो बदलाते चेंज करते रहा कर, तुम कई बार आंख बंद कर ध्यान नहीं रहता कि आप चेंज किया नहीं किया। नेक्स्ट लगा दो। इसको, हाँ, ये जो रेयर मूवमेंट होता है इसमें एक खासियत क्या और होती है, अनदर कंपोनेंट। पहले बताया कि आदमी ने विवेक का सही प्रयोग नहीं कर पाया, गलती हो गई। अब इसमें क्या होता है, जो रेयर मूवमेंट आ रहे हैं शनि के, जिनका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, ये वो मोमेंट है जिसपे पिछले जन्म में आपने खूब सोच समझ करके, ये जानते हुए कि इसका फल ये होगा, अल्टीमेटली इसका परिणाम क्या निकलेगा, ये जानते हुए भी आपने कर्म किया। तो चूंकि पूरा आप कर्म कर रहे थे, उस समय जान रहे थे इसका कर्म फल ये निकलेगा, इसलिए कर्म फलदाता इसमें ज्यादा कुपित हो जाता है। लेकिन इस कुपित होने एक बड़ी विशेषता है, और विशेषता यह है कि कुपित होकर के आप किसी बहुत ही खतरनाक काम को अंजाम करने का अवसर देगा इस जन्म में। और अगर आपने अपने प्राणों की चिंता न करते वो कार्य कर लिया, तो आप पिछले जन्म के उस कर्म से फ्री हो गए बिल्कुल। मैं रिपीट करूंगा कि जो रेयर मूवमेंट है शनि का, जब नक्षत्र को जंप करके आता है और रेयर मूवमेंट करता है 9 अंश में, तब इसका तात्पर्य हुआ कि पिछले जन्म में आपने बहुत सोच समझ के कुछ कर्म किया, ये जानते हुए किया कि इसका परिणाम गलत निकलेगा, मगर फिर भी आपने किया। तो इस जन्म में प्रकृति आपको एक अवसर देगी कि अपने प्राणों को संकट में डाल करके आप कोई बड़ा काम देश हित में, समाज के हित में, धर्म के हित में कर सके। अगर वो कार्य आपने कर लिया तो पिछले सभी कर्मों को आप शून्य कर देंगे। वो कहते यज्ञात आचरत कर्म समग्रम प्रविलीयते, भगवान गीता में कहते हैं। यानी जब इस प्रकार से कर्म करते हैं तो आपका कर्म यज्ञ बन जाता है, एंड एज ए रिजल्ट पुराने कर्म साफ लय हो जाते हैं। यज्ञात आचरत कर्म समग्रम प्रविलीयते, सभी कर्म विलय हो जाते हैं, फिर कुछ बचता नहीं। इसके बारे में आशीष अगर श्लोक दिखा तो बड़ा अच्छा रहेगा। ये बहुत ही सुंदर श्लोक है, मुझे बहुत ही प्रिय है ये, और शनि की विशेषता को जितना बढ़िया ये बताता है, बहुत कम बता पाएंगे। बीच में थोड़ा सा कमर्शियल ब्रेक मानते हुए लगा लीजिएगा। आशीष कैन यू शो इट? आशीष ने माइक ऑन में बताते रहो, लगा रहे हो नहीं लगा रहे हो, ताकि नहीं बोला तो खुद ही बताते। गत संगत से मुक्त से ज्ञानावश्य चेतसा यज्ञाय आचरत कर्म समग्रम प्रविलीयते। तुम लगाओ न लगाओ, मैंने पढ़ दिया, तुम लगा पाओ ठीक, नहीं तभी ठीक है। कि गत संगत से मुक्त से ज्ञानावस्थित चेतसा यज्ञाय आचरत कर्म समग्रम प्रविलीयते। जब इस प्रकार से आप कर्म करते हैं तो आपका कर्म स्वयं ही यज्ञ बन जाता है और अपने पिछले जन्मों के कर्मों को नष्ट करने में सफल हो जाता है। अगर नहीं लगाया तो छोड़ दो, इसे पढ़ दिया है। तो विशेषता इसकी दूसरी लाइन में है कि यज्ञाय आचरत कर्म समग्रम प्रविलीयते, आपके समग्र कर्मों को वो लय कर देता है, क्योंकि आपका कर्म यज्ञ बन गया। इस प्रकार से कर्म कर दिया आपने, छोड़ दो इसको, वापस उस शनि पे आ जाओ। तो चैप्टर 23 है ना सर ये? कोई बात छोड़ दो, बात हो गई यार, क्या करना, आप पढ़ते रहिए। तो मैंने ये पढ़ दिया,
गत संगत से मुक्त से ज्ञानावस्थित चेतसा यज्ञाय आचरण समग्रम प्रविलीयते। इसका अर्थ बहुत बड़ा है, अगर इस पे बोला तो 1 घंटा इस पे ही लग जाएगा। ये मेरा बहुत फेवरेट श्लोक है, अगर मैंने इसको लगा दिया तो पूरा इसमें टाइम आज का शनि के इस पे चला जाएगा। लेकिन शनि की विशेषताओं को इतना बढ़िया ये श्लोक डिस्क्राइब करता उतना दूसरा कोई नहीं। और शनि को पिछले जन्म से आप जोड़ना चाहते हैं, यानी जिसकी आसक्ति सर्वथा मिटी, बड़ा नॉर्मल अर्थ लिखा है इन्होंने, जो मुक्त हो गया है। तो इसका तात्पर्य कहने क्या है, जब आपने प्राणों की चिंता न करते हुए पिछले जन्म के कर्मों को, फलों को समाप्त करने के लिए धर्मानुकूल आचरण करने लगते हैं, तो आपका आचरण ही कर्म यज्ञ बन जाता है और फिर आपके पुराने कर्म बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं, आप मुक्त के मार्ग पर आगे बढ़ जाते हैं। अगर लगाना तो वो मेरा अर्थ लगाओ जो मैंने लिखा है, इसको हटा के मेरा वाला अगर थोड़ा छोटा सा लगा दो, ज्यादा नहीं, बहुत ब्रीफली इसको आगे बढ़ा करके। हाँ, वो उसमें स्टोरेज के मीनिंग सीधा स्टॉक। हाँ, गो बैक भले गत संगत छूट गया, उसका अर्थ तो है ही नहीं ना, गत संगत से नहीं आया इसमें। हाँ, गत संगत, अरे ये गत संगत, हाँ ये है ना, 3rd हाउस, 7th हाउस, 11th हाउस पहले मिल गए। देन मुक्त से आगे बढ़ते रहो, ज्यादा इस पे नहीं बोलना है, आगे बढ़ो। नहीं और उसमें आया नहीं मुक्त से, हाँ मुक्त से आया नहीं है तो बार बार निर्वासन ले जा रहे। हाँ, 4th हाउस 4th लॉर्ड, तो गत संगत मुक्त से 4th हाउस 4th लॉर्ड आ गए, मून आ गया। नेक्स्ट ज्ञानावस्थित चेतसा, शार्ट में मरकरी, तो आइदर मरकरी एंड मून टुगेदर और मरकरी शुड बी इन द 4th 6th और 8th नक्षत्र फ्रॉम मूस नक्षत्र। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बात नक्षत्रों की चल रही है। अगर बुध जन्म नक्षत्र से 4th 6th या 8वें नक्षत्र बैठा हुआ है और मरकरी और मून को अच्छा संबंध बना रहे हैं, तो ये एक आइडियल स्टेट बन जाती है। और अगर कहीं जुपिटर थोड़ा सा योगदान दे दे तो ये एक आइडियल स्टेट बन जाएगी कि शनि के माध्यम से अब आपने पुराने कर्मों को क्लियर कर पाएंगे। तो मुख्य चीज यही है कि इसमें 4th हाउस या 4th लॉर्ड मून, इनका अच्छा संबंध हो रहा हो, एंड जो मरकरी है जो आपके जन्म नक्षत्र से 4th 6th या 8वें नक्षत्र पे हो, यानी जन्म नक्षत्र से अगर आपका बुध 4th 6th या 8वें नक्षत्र पर है तो दैट मीन्स वो एक ऐसा संबंध बना रहा है कि जो गत संगत मुक्त से और ज्ञानावस्थित चेतसा इस पूरे के पूरे को जस्टिफाई कर जाएगा। नेक्स्ट लगा दो भाई अगला, यज्ञाय आचरत, एस्ट्रोलॉजिकल सैटर्न का संबंध बना दी 9th हाउस में, भेज दिए इसको, क्योंकि धर्म वाली बात आ रही थी, 9th हाउस आ गया। इनको मिला करके अब जो कर्म करना शुरू करेगा, कि शनि जब 9th हाउस में आएगा वहां से 11th को देखेगा, 3rd हाउस उसके पराक्रम देखेगा, और 6th हाउस जो सभी आपके जो प्रारब्ध का कर्म है, कर्म का प्रारब्ध है, उनको मिला करके जीवन को प्यूरिफाई कर सकता है, 6th हाउस है। तो जब शनि ऐसा संबंध बनाएगा तो फिर यज्ञाय आचरित कर्म समग्रम प्रवलित, सभी कर्म नष्ट हो जाएंगे। गो बैक टू शनि, इसको छोड़ दिया फिर लंबा हो जाएगा, फिर ऑलरेडी समाचार हो गया है। तो कहने का तात्पर्य था, अगर शनि वक्री है और ये स्पेशल वक्री हो रहा है, जम करके आया हुआ है, तो आप देखेंगे इसको नवांश में कहा जा रहा है। अगर नवांश की प्लेसमेंट देखते हुए वो इंडिकेशन देगा कि किस लाइन में काम करना है। जैसे मुझे एक केस याद आ रहा है बीजू पटनायक का। बीजू पटनायक को एक बार उनके हर उसको रेडी है तो उसका आशीष बीजू पटनायक की मैंने दी थी एक बार आपको, अगर हो तो लगा दीजिए, नहीं है तो ऐसे ही मुझे याद है मैं लगा दूंगा, लेकिन बोल दूंगा अगर आपको मिल जाए तो लगा दे, अच्छा रहेगा। तब तक बताता हूँ बीजू पटनायक विशेषता क्या है। बीजू पटनायक को वर्ल्ड वॉर के दौरान एक मौका मिला था कि स्वकर्णों को एयरलिफ्ट करने को, अच्छे पायलट थे, किसी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। बीजू पटनायक अकेले प्लेन लेके गए और स्वकर्णों को लेके आए वहां से बमबारी के बीच में सुरक्षित। तो एक उनको मौका मिला
कि देश के हित में काम करने का, धर्म के हित में काम करने का और अपने पुराने सभी कर्मों को क्लियर करने का। एंड ही डिड इट। और रिजल्ट है कि आज की तारीख में लोग उनको याद रखते हैं, विजू पटनायक। अब आप देखिए इनकी हारोस्कोप को। एक तो वृषभ लग्न भाई है, तो आप देख ही रहे हैं जुपिटर इनका उत्तरा भाद्रपद में 11th बैठ करके 7th को देख रहा है। 7th मैंने कहा बड़ा इंपॉर्टेंट है इस प्रकार के काम के लिए। जब आप किसी और के लिए अपनी जान को जोखिम डालना चाहते हैं तो 7th हाउस का बड़ा अजीब रूल आता है कि 7th हाउस इज पार्टनरशिप, चाहे टेम्परेरी पार्टनरशिप, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप हो। जब बृहस्पति की इस पर दृष्टि पड़ती है तब किसी और व्यक्ति के लिए आप कोई बड़ा कार्य करने के लिए सक्षम हो जाते हैं, तैयार होते हैं। अब इनका शनि आद्रा में है और वक्री है। जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको अभी कि ये वृषभ, मिथुन और कर्क D1 की राशियां होंगी और 4, 6, 4, 5, 6 के मूवमेंट होंगे नवांश में। दो अलग अलग चीजें हैं। आद्रा हमारा अतिवर्ती नक्षत्र है। जो उन्होंने नहीं सुना उनके लिए मैं बता रहा हूं। आद्रा, हस्त, पूर्वाषाढ़ और उत्तरा भाद्रपद, ये हमारे 4 नक्षत्र ऐसे हैं जिनको बोलते हैं अतिवर्ती। ये किसी चलती हुई सीरीज को तोड़ते हैं, कोई नई चीज एडअप करते हैं और फिर आदमी को पुरानी स्ट्रीम को ज्वाइन करने मौका मिलता है। यानी 3 बातें। एक, कोई सीक्वेंस चल रहा है उसको तोड़ा जाएगा, एक नया सीक्वेंस जोड़ा जाएगा और फिर पुराना सीक्वेंस भी आ जाएगा। तो ये विशेष काम करते हैं, इसलिए इनका नाम मैंने रखा है अतिवर्ती। तो इनका शनि दूसरे घर में बैठ के अष्टम को देख रहा है, कितनी विशेष बात है। और 11th को देख रहा है, 4th हाउस को देख रहा है। इस विशेष कॉम्बिनेशन पर्टिकुलर जो अष्टम को देखा उसने सीक्रेट काम करने के लिए इनको कैपेसिटी दी। और इनका शनि वो स्पेशल शनि है, इस पे सबसे स्पेशल। उसने इनको इतना करेज दिया कि पास्ट लाइफ के कनेक्शंस को वाइप आउट करके बिल्कुल नया मार्ग कर सके। इसी प्रकार एक हारोस्कोप और उसको थोड़ा बाद में समय मिलेगा बताऊंगा, नहीं तो पहले थोड़ा सा इसको शनि पहले कंप्लीट कर लूं मैं। आशीष हटाइए, वापस चलिए। हटाओ इसको भाई। नेक्स्ट। इसी प्रकार 4th नवांश मूवमेंट जो आ रहा है, नवांश में चौथे नवांश पहुंचेगा पिछली बारी नवांश के मुकाबले में। मैंने कहा चौथा, 5वां, 6ठा नवांश पहुंचेगा। D1 में नक्षत्र डिस्क्राइब किया था और D9 में जो बात कर रहा हूं तो पिछली पोजीशन बता रहा हूं। पिछली पोजीशन से चौथा गया, 5वां गया, 6ठा गया नवांश में, रिपीट। तो उसमें देखा 5वां कॉमन आएगा नवांश में, चौथा और 6ठा रेयर है। तो चौथे वाली बात आ रही है। अब इसमें विशेषता क्या थी चौथे वाले मोमेंट की कि जातक पिछले जन्म जो कर्म कर रहा था उसके परिणाम के उसको पूरा बोध नहीं था। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो बिना बोध के हम करते हैं और उसका फल तब भी भोगना होता है। आप सबने कहानी सुनी होगी भीष्म पितामह की, जो उन्होंने प्रश्न किया कि मुझे सरसैया पे क्यों लेटना पड़ा। मैंने पूरा जीवन धर्म के लिए, समाज के लिए, देश के लिए जिया है, फिर मुझे सरसैया पे क्यों लेटना पड़ रहा है। द्रौपदी मुस्कुरा दी तो कृष्ण का ना वो कारण नहीं है। तो भीष्म पितामह बोले फिर तो और काम कठिन हो गया है। मुझे भी कई बार विचार आता था कि संभवतः एक वही त्रुटि है जो मुझसे जीवन में हुई कि मुझसे बोल नहीं पाया। भगवान कृष्ण नहीं, पितामह मेरा हाथ पकड़ देखें, फिर आपको पता लगेगा कि आपका सरसैया कारण क्या है। हाथ पर देखते हैं कि एक बालक जा रहा है और एक अधमरा सर पड़ा हुआ है। उस बालक ने खेल खेल में उसको सांप को उछाल दिया।
वो पास पे कटीली झाड़ी पर गिर गया। कृष्ण ने प्रश्न किया, पितामह देख रहे हैं उस सर्प के शरीर में कितने कांटे गड़ गए हैं? उन्होंने कहा अनगिनत, कि आपके सर तो फिर भी कम है। तब भीष्म पितामह ने प्रश्न किया कि केशव, तब तो मैं नादान था, बोध नहीं था मुझे कि मैं क्या करूं, इसका परिणाम क्या होगा। निकले कि पितामह कर्म तो किया आपने, और अंतर यही है, अगर पूरे बोध के साथ किया होता तो आज आपको शूली पर लटकाया गया होता, आप अनसंग चले गए होते। लेकिन आपके सर सैया के चित्र बनाए जाएंगे, पूजा जाएगा, आप युगों युगों तो याद किए जाएंगे। तो आपसे एक त्रुटि अवश्य हुई है, बोध नहीं था, पर त्रुटि तो त्रुटि ही रहेगी, फल तो भोगना ही होगा। लेकिन ये अवश्य कि आपको अवसर मिल गया है इससे बाहर निकलने का, और इस कुछ दिनों कष्ट भोग करके आपसे फ्री हो जाएंगे। कर्म समग्रम प्रविलीयते, आप उस स्टेज पहुंच जाएंगे, और वही उनके साथ में हुआ। तो इसलिए ये वो कर्म होते हैं जिनका जातक को पूरा बोध नहीं होता है। तो जब कभी नमाज में आप देखें कि शनि वक्री था और पिछली पोजीशन से आपकी चौथे नमाज में आ गया है बढ़ करके, तो दैट मीन्स पिछले जन्म में आपसे जो त्रुटि हुई, जो आप भटके, उसका आपको पूरा बोध नहीं था ये मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन त्रुटि तो आपसे हुई। अगर आपको इम्प्लीकेशन पता होता शायद आप न भी करते, लेकिन आपने किया। आपने कहीं किसी को मान लीजिए जैसे हल्का से पुश किया, वो आदमी गिर पड़ा और किसी टकरा गया, मर गया। अब आपका उद्देश्य को मारना नहीं था, लेकिन उसकी मृत्यु हुई आपके कारणों से। तो ऐसे उन सभी लोगों को इस जन्म में एक अवसर मिलता है कि सेवा करके आगे बढ़ करके आप जीवन में कुछ कर सके। और कई बार ऐसे वो लोग होते हैं जो एक नया रास्ता खोल देते हैं। मैं एक हार दिखाना चाहूंगा, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा रुक करके इसमें एक दो पॉइंट और पूरा कर दूं, फिर मैं एक हार सबको मालूम है वो दिखाऊंगा। नेक्स्ट। अब ये 5वां मिनट पढ़िए जो कॉमन होता है, इसमें आपने जो कुछ किया वो संगत के कारण किया। आप इनोसेंट थे, लोग आपसे कराते रहे, आप करते गए, तो इसमें करता कोई और था, आप उसके साधन बन गए। पिछले केस में आप स्वयं कर रहे थे, लेकिन उसका बोध नहीं था परिणाम क्या होगा। इसमें आपको परिणाम का बोध भी नहीं है, और दूसरा ये भी आप इंस्ट्रूमेंट बन गए किसी और के हाथों में, वो आपको चला रहा था, लेकिन कुछ त्रुटि तो हो ही रही थी, फल तो उसका भोगना होगा। तो इसलिए अच्छी बात यही है कि इन सभी त्रुटियों के लिए आप डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं है। पिछले जन्म में इन कर्मों के लिए कोई दूसरा आदमी था, जिसके वजह से, जैसे आप कभी कैरम खेलते हो, आप स्ट्राइकर मारते सामने और लौट के रिबाउंड होके मारता किसी और पे, और वो चली जाती है। तो इस प्रकार से जब आप रिबाउंड एक्शन में फंस जाते बीच में, डायरेक्ट एक्शन नहीं है, एक्शन किसी और था, आपको उसने पार्टी बना दिया और वो कर्म हो गया, तो इनके लिए भी आपको अवसर मिलता है सुधारने के लिए। इसका दंड भी कुछ खास नहीं है, केवल कुछ कठिन परिस्थितियां आती जीवन में, उनको भोग करके ये सोने को तपा दिया गया, सोना खरा हो गया, बाहर निकल के आ गए। उसी प्रकार से आप तप करके बाहर आते, शुद्ध होकर के शुद्धिकरण होता है। तो इन लोगों को अपने ही जीवन में शुद्धिकरण का अवसर मिलता है। पिछले दो केसेस में आदमी को सोशल लेवल पे कुछ करने का अवसर मिलता है, फिर शुद्धिकरण होता है। इसमें पर्सनल लाइफ में कुछ करके आपका शुद्धिकरण हो जाता है। तो सबसे बड़ा केस था जिसमें आपको अपने प्राणों को खतरे में डाल करके बहुत बड़े किसी संकट से गुजरते हुए उन पिछले कर्मों को धोना होता है। और दूसरा वाले मैंने कहा, समाज के उद्धार के लिए, समाज के सुधार के लिए, नई क्रांति लाने के लिए, नई विचारधारा लाने के लिए आपको कार्य करने का अवसर मिलता है। तो वो दोनों सोसाइटी से कनेक्टेड हो गए। और ये वाला जो है ये डायरेक्टली बता रहा है आपकी अपनी शुद्धिकरण जरूरत है। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो भी नक्षत्र देख रहे हैं, शनि जिस नक्षत्र पे है उस नक्षत्र के क्या गुण हैं, क्या दोष हैं, और पर्टिकुलरली कौन सा भाव इन्वॉल्व हो रहा है, उनको देखते हुए अपने जीवन के उन क्षेत्रों में अगर आप शुद्धिकरण कर लेते हैं, तो उससे प्रारंभ करते हुए फिर जहां जहां दृष्टि आ रही, तो अपनी पर्सनल लाइफ को आप शुद्धि करते हैं तो गाड़ी आगे बढ़ जाती है।
whereas उन दोनों केसेस में आपको समाज के दृष्टिकोण से कुछ करना होता है, समाज को रिपे करना होता है। पहले केस में एक कंस्ट्रक्टिव एक्शन लेकर के आप समाज को रिपे कर, वाले केस में आपको आउट ऑफ वे जाकर के सब एक्सट्रीम सर्कमस्टांस से डील करते हुए कुछ करना होता है, तब आपका शुद्धिकरण संभव होता है, उससे पहले संभव नहीं होता है। नेक्स्ट चलिए, ज्यादा इसको नहीं पढ़ो, आगे चलो। फोर्थ लगाया नहीं, मैं फोर्थ लगा तो दिया था, नहीं लगाया था। हाँ नहीं, ये लगा, ये इंपॉर्टेंट है, जो नक्षत्रार्थ में नहीं होता वो दिखा देते। हाँ, इसमें वो लोग भाग्यशाली कहिए या कुंडली देख रहे हैं, आप भाग्यशाली हैं अगर भरणी से मघा तक के नक्षत्र आ रहे हैं, भरणी टू मघा, तो आप समझ लीजिए कि फोर्थ मोमेंट वाला केस तो नहीं होगा। केवल नहीं, इसमें कुछ लगता है समथिंग मिसिंग हियर, इसको स्किप करिए, छोड़िए इसको, नेक्स्ट बढ़िए। नहीं, इसमें गलत, प्लीज डोंट नोट इट, कट इट, कुछ गड़बड़ आ गया इसमें। अब इसमें एक हार उसको वो दिखाता हूं मैं, जो 4:30। प्रदीप जी, कैन आई टेक कपल ऑफ मिनट्स मोर, और फिर मैं अगला आपका स्पीकर तैयार हो गया है। प्लीज सर, आपको मैंने कहा था कि आज आपके बीच में हम नहीं आएंगे, तो इसलिए मैं अपने वीडियो में और नहीं कर रहा हूँ, ताकि मैं अपनी शक्ल ना दिखाऊंगा आपको। जब आप खत्म करेंगे तभी अवतरण होगा मेरा, उसके पहले नहीं होगा। अगला स्पीकर आपका कब आ रहा है बता दी खाली मुझे, उसके कोई बात नहीं, जब तक आप जाएंगे वो नहीं आएंगे तब। आएंगे नहीं। एक मेरी समस्या, मुझे एक मीटिंग में जाना, जिन्हें पहले बताया था शर्मा जी को, तो मेरी मजबूरी है कि भारत सरकार के कार्यक्रम में निकलना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं एक हार्स को दिखाऊंगा आपको। आशीष, एमजीआर की हार्स को बता दो। आप सभी जानते हैं एमजीआर ये एक अच्छे एक्टर रहे, और इन्होंने ही एक नई प्रथा डाली थी कि फिल्म लाइन से आदमी आके राजनीति में आ जाए और छा जाए, और जिस प्रकार का उनकी फॉलोइंग थी और उनकी डेथ पे जितने लोग सुसाइड कर लिया था, वो अपने आप में अभूतपूर्व था। और अब आप ये देखें, ये कुंभ लग्न की हॉरोस्कोप है, और इसमें जुपिटर थर्ड हाउस में है, उसमें 11th था, इसमें थर्ड हाउस में आ रहा है। तो इसमें देखिए जुपिटर का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, लेकिन अभी मैं इस पे जानबूझ करके नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि एक बार इसमें इन्वॉल्व हो गए तो काम और मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। और इसमें शनि जो आ रहा है आपका 6th हाउस में आ रहा है। अब यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूंगा, जनरल सी बात, शनि का 6th हाउस इन्वॉल्वमेंट, प्लेसमेंट या उस पर दृष्टि एक बड़ा ही स्पेशल कॉम्बिनेशन होता है। और खासतौर अगर छठे घर में शनि बैठा हो और वक्री भी हो, तो बहुत ही अद्भुत कॉम्बिनेशन होता है ये। ऐसे लोगों को विशेष कार्य करने के अवसर मिलते हैं, और ये लोग लीग से अलग हट करके कुछ और करने में सक्षम होते हैं। जैसे भगवान के कुंडली में शुक्र और शनि दोनों 7वें घर में, और सूर्यदास के बहुत लिखा है। अभी मैं इसके बारे में नहीं कहूंगा कि उसमें शुरू हो जाऊंगा तो भगवान के कुंडली के बड़े गुण इसमें लिखे हुए, लेकिन बहुत ही अद्भुत कॉम्बिनेशन लिखा। सूरदास ने बड़ी प्रशंसा की। सूरदास ने कोट किया गर्ग ऋषि को, कि गर्ग ऋषि ने कहा था कि इस जातक के छठे घर में शनि और शुक्र हैं, तो ये जातक तो कुछ भी करने में समर्थ है। कि उच्च का शनि और स्वग्रही शुक्र साथ मिल गया। हालांकि जो शनि में शनि दशा अच्छी नहीं होती ऐसे जातकों के लिए, अदरवाइज ऐसा शनि इज कैपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग। इस केस में हाँ ठीक है, बस थोड़ा बस 5 मिनट, ये मैं आ रहा हूँ, रिमाइंडर भी आ गया आपकी, उधर के कॉल आ गई है ऑफिस से। प्रदीप जी, अब मैं चाहूं भी तो ठीक है, करिए, मैं आ रहा हूँ। चालक भी आ गया मैंने जाने के लिए। खैर, तो मैं इसको कंप्लीट करता हूँ, उसको छोड़ता हूँ। तो शनि का छठे घर में होना और इस स्पेशल मोमेंट को होना, इसने एमजीआर को ये मौका दिया कि वो एक क्षेत्र से प्रारंभ करें और कई क्षेत्रों को कवर करते हुए एक ऐसे बड़े जननायक बन के उभरे जो अपने आप में मिसाल बन जाए। एग्जाम्पल है, जयललिता ने काफी कुछ राइज किया, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि एमजीआर की पॉपुलैरिटी को भी टच नहीं कर पाई। एमजीआर के एक्शन, उनकी पॉपुलैरिटी, उनकी स्टाइल, तो इन सब के पीछे ये स्पेशल शनि जो है 6th हाउस का,
वो रिस्पॉन्सिबल है। तो इस प्रकार का शनि, इसका और भी बहुत गुण है, लेकिन अब मेरे अनफॉर्चुनेटली चूंकि अब उन्होंने कहा व्हीकल लगा दी गई है, आप प्लीज निकलिए जल्दी तो मुझे अब बंद करना पड़ेगा, सो सॉरी। तो अब बाकी अगर रह गया है, फिर अब मैं अगर समापन दिन मौका मिल गया तो उस दिन में पढ़ दूंगा बाकी बचा हुआ। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ कि अब समय बचा नहीं मेरे पास भी। बहुत बहुत धन्यवाद ये अवसर देने के लिए, बड़ी कृपा आप सबकी। धन्यवाद आपका शुक्ला साहब, आपने समय निकाला और चैंपियन स्पीकर होने के नाते आपने शुरुआत की। आज डॉक्टर रमेश चिंतक जी का भी हमने लेक्चर रखा था, पर बाद में ध्यान आया कि 2 शुक्ला एक से नहीं होनी चाहिए वहां पर, तो आज उन्होंने उनका अनुरोध उनको हमने 3 जुलाई के लिए बाद में कर दिया है। तो मैं सोच रहा हूँ अति सर्वोदवर्जित, ज्यादा अति नहीं होना चाहिए, सही बात कही जी सर। क्या शुरुआत हो गई कार्यक्रम की, और उम्मीद है कि हमारे गुरुजनों का आशीर्वाद रहेगा और वो जहां भी होंगे वो इसको सच सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे। बिल्कुल बात आपने की है, पर एक चीज कहना चाहूंगा सर, आप जी, गुस्ताखी की माफी चाहूंगा। अक्सर हम लोग कहते हैं कि जब घर में हम कितने ही बड़े हो जाएं, जब तक हमारे माता पिता रहते हैं तो हम अपने को छोटा मानते हैं। उनके जाने के बाद हमें अपना बड़प्पन या बड़ा होने का एहसास होता है। आज मुझे महसूस हुआ कि आपके एकादशी के जाने के बाद आज आपने कहीं ना कहीं अपने वक्तव्य में वो झलक दिखाई है कि आप बड़े हो गए हैं, आपके ऊपर एकादशी का हाथ नहीं है, और आपने बहुत रोकने की कोशिश की, गीता और रामायण तक नहीं पहुंचे, उसके अलावा अठत पे रहे हैं। ये एक बहुत सुकून का विषय रहा है सबके लिए कि आपके पास जो ज्ञान है वो अतुलनीय है। और अब एकादशी का जाना शायद हमारे लिए, आपके लिए एक अच्छा सौभाग्य है कि आप अब उनकी जगह पे बहुत कुछ शोध कर सकते हैं और देख सकते हैं वहां पर। त्रुटि की माफी चाहूंगा, गुस्सा की माफी चाहूंगा। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि आज मुझे वो दिखाई पड़ा कि घर का बुजुर्ग आपको बना दिया गया है और आप उस परंपरा में और गरिमा में आज आप सम्मिलित हैं वहां पर। चलिए ठीक है, धन्यवाद। फिर मैं एग्जिट कर रहा हूँ भाई। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू।